कभी कभार कुछ कहानियों और कैरेक्टर्स की रियल इम्पैक्ट और वैल्यू उनके सही समय आने के बाद ही पता चलती है। और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडा मैक्सिमॉफ को वैसे तो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन उसकी इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस और उसके असल पावर के कॉम्बिनेशन से उसे एक बहुत ही बेहतरीन आर्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडा विजन सीरीज के थ्रू दिया गया था, जिसके चलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर वांडा इतनी खतरनाक नजर आई। और आज की वीडियो मौका होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इसी अंडररेटेड टीवी शो को और भी अच्छे से जानने का, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम द वांडा विजन सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन कौन और कहां से इंस्पिरेशंस लिए गए थे वांडा विजन सीरीज के क्रिएशन में, और जानेंगे कि आखिर पहले के कुछ एपिसोड्स के अंदर विजन को लाल के बजाय नीला क्यों रंगा गया था। इसके साथ साथ बिहाइंड द सीन कई सारे डिजाइन्स और फिल्मिंग टेक्निक्स के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन सब में पर एपिसोड को बनाने में खर्चा कितना आया था और ऑडियंस के बीच में इस शो ने कैसा परफॉर्म किया था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स मार्वल स्टूडियोज के डिज्नी प्लस पर डेब्यू होने वाली वांडा विजन सीरीज की तैयारी मार्वल फेज 4 के बाकी डिज्नी प्लस सीरीज के साथ सितंबर 2018 में हुई थी। और बेसिकली वांडा विजन में वांडा की कहानी एक फैंटेसी सिटकॉम के अंदर बेस्ड हो, इसका आइडिया केविन फाइगी को ही आया था, जो अपने बचपन से ही टीवी शो और सिटकॉम्स के बहुत बड़े फैन हैं। और वो मानते थे कि सिटकॉम्स हमें अपनी रियलिटी से एस्केप करने में हेल्प करते हैं, और यही कोर आइडिया बेसिकली शो का प्रीमाइस बना था। लेकिन मार्वल के बहुत सारे हेड राइटर्स इनिशियली इस आइडिया पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। फाइनली इस आइडिया को सुनने के बाद ब्लैक विडो मूवी की राइटर जैक स्काइफर ने अपना आइडिया केविन फाइगी को सुनाया, और यहीं से बेसिकली शो के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। अब भले इस शो की यूनिक और कॉम्प्लेक्स प्रीमाइस को एनविजन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस सीरीज को बनाने के पीछे बहुत सारे इंस्पिरेशंस थे जिन्होंने इसे पॉसिबल किया, जिनमें सबसे पहले केविन फाइगी इस शो के टोन के लिए विजुअली इंस्पायर्ड थे नॉर्मन रॉकवेल की पेंटिंग्स और लीव इट टू द बीवर सिटकॉम सीरीज से। साथ ही साथ यहाँ पर टॉम किंग और गैब्रियल हर्नांडिस के द विजन सीरीज और ब्रायन माइकल बेंडिस के हाउस ऑफ एम से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई थी। इसके अलावा स्कारलेट विच इज रोड, अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड और विजन क्वेस्ट स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ली गई थी। सीरीज की सबसे पहली शुरुआत 1960s के सिटकॉम स्टाइल से हुई थी, जहां पर इसके इनिशियल एपिसोड्स द डिक वैन डाइन शो पर मॉडल किए गए थे। और इस शो के बारे में और भी अच्छे समझने के लिए केविन फाइगी के साथ साथ इस शो के फिल्म मेकर्स ने डिक वैन डाइन को कंसल्ट किया, जिन्होंने अपने शो के बारे में उन्हें बहुत सारी इंसाइटफुल जानकारियां दी। बात करें अगर दूसरे सिटकॉम्स की, तो यहाँ पर आई लव लूसी, माई 3 सन्स, फादर्स नोज बेस्ट, द एडवेंचर्स ऑफ ऑजी एंड हैरियट, बिविच्ड, द ब्रेडी बंच, फैमिली टाइज, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैल्कम इन द मिडिल, मॉडर्न फैमिली और द ऑफिस सिटकॉम से भी बहुत सारे इंस्पिरेशंस दिए गए हैं। वांडा विजन सीरीज के ब्लैक एंड व्हाइट सेगमेंट्स को दिखाना इतना भी आसान नहीं था, जहां पर लुक, फील और एस्थेटिक के हिसाब से इस सीरीज को उनकी तरह दिखना तो था ही साथ उन्हें ट्रिब्यूट भी देना था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज बना था विजन का रेड लुक, जो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में बहुत ही ज्यादा डार्क लग रहा था, जिसके कारण यहाँ पर विजन के ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इंटेंसिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पॉल बेटनी को पर्पल कलर में रंगा गया था। साथ ही साथ इन एपिसोड्स में वांडा के मैजिक के लिए सीजीआई के बजाय वायर्स और पपेटिंग का इस्तेमाल किया गया था। लुक और फील को हैंडल करने के साथ साथ यहाँ पर उस जमाने का एक्टर्स को प्रेशर भी हैंडल करना पड़ा था। और जैसा कि कई सारी अमेरिकन सिटकॉम सीरीज ट्रेडिशनली लाइव ऑडियंस के सामने ही शूट होती थी, और ऐसा ही वांडा विजन के सीजन 1 के एपिसोड 1 के साथ भी हुआ था, जहां पर इसे बेसिकली 2 दिन के ड्यूरेशन में शूट किया गया था, जो एक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा केओटिक था। और उनके हिसाब से ये बिल्कुल किसी स्कूल एक्टिंग परफॉर्मेंस की तरह था, जहां पर बैक स्टेज में एक्टर्स अपनी क्यू का इंतजार करते थे, और यहीं पे जेन्युइन लाइव एक्शन ऑडियंस के रिएक्शन को रिकॉर्ड किया जाता था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डिज्नी प्लस सीरीज अपने एपिसोड्स को हफ्ते भर में एक बार रिलीज करती हैं, जो बेसिकली एक बहुत अच्छा मौका देता है फैंस को अगले एपिसोड के लिए थ्योराइज और डिस्कस करने के लिए। और इस ट्रेंड को यहाँ पर एक्चुअली वांडा विजन सीरीज ने ही शुरू किया था, जो एक्चुअली होने ही नहीं वाला था।
और यहाँ पर बेसिकली नेटफ्लिक्स की तरह सारे के सारे एपिसोड्स को एक ही दिन में रिलीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन जैसा कि स्टार वॉर्स की मैंडलोरियन डिज्नी प्लस सीरीज ने अपने हर हफ्ते के रिलीज्ड एपिसोड से फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ाई थी, यही चीज बेसिकली एक प्राइम एग्जांपल बना मार्वल स्टूडियोज के लिए ऐसा करने का। कमेंट में मुझे आप बताइए कि आपको एक दिन में सारे के सारे एपिसोड्स देखना पसंद है या वीकली रिलीज एपिसोड्स देखना पसंद है। इसके साथ ही साथ ये सीरीज एक्चुअली हमें ओरिजिनली डिज्नी प्लस के फेज 4 के 4th इंस्टॉलमेंट के रूप में दिखने वाली थी और ये ब्लैक विडो, इटर्नल्स और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद दिखने वाली थी। लेकिन कोविड के चलते कई सारे प्रोडक्शन डिलेज की वजह से इस शो को पहले शूट किया गया। सीरीज के क्लाइमेक्स के दौरान एगथा हार्कनेस का रिवील और कन्फ्रंटेशन बहुत ही ज्यादा लाजवाब और खतरनाक था और यहाँ पर एगथा हार्कनेस को और भी ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए उसके पेट रैबिट सिनियर स्क्रैची को एक मॉन्स्टर के रूप में बदला जाना था, जहाँ पर ये बेसिकली वांडा का पीछा करता। जहाँ पर अपेरेंटली सीक्वेंस की शूटिंग तो हुई थी लेकिन इसका टाइम पर VFX खत्म नहीं हो पाया, जिसके कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। वहीं पर अगर बात चल रही है एगथा हार्कनेस की, तो सीरीज के क्लाइमेक्स में उसका एक एगथा ऑल अलोंग वाला म्यूजिकल मॉन्टाज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। लेकिन एक्चुअली इस सीरीज के लिए इसे बहुत पहले से प्लान किया गया था कि इस मॉन्टाज के अंदर जहां पर भी आपको एगथा दिख रही है वहां पर इस मॉन्टाज के सीन को एक्चुअल सीन के साथ ही शूट किया जा रहा था, जिसमें अलग प्रकार के गियर्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। और तो और जहां पर वांडा अपने भाई पिएत्रो के एक वर्जन को देखती है, उसके बाहर भी हमें एगथा दिखी थी, जिसे बेसिकली पिएत्रो वाले सीन सिर्फ 2 मिनट पहले शूट किया गया था। वहीं पर अगर बात करें इस सीरीज के लुक्स और डिजाइन की, तो सेट्स को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर डिजिटल इंटरमीडिएट नाम की कंपनी को हायर किया गया था, जहाँ पर उन्होंने तकरीबन 20 से 30 कलर पैलेट्स हर एपिसोड के विजुअल इंटेग्रिटी के लिए चुना था। और तो और यहाँ पर वांडा मैक्सिमॉफ के हाउस और लोकेशन के सेट्स को बनाया गया था, जहाँ पर उसके अलग अलग प्रकार के घर के लेआउट को बेसिकली सेम ही रखा गया था और यहाँ पर बस उसके अंदर के इंटीरियर डेकोरेशंस और फर्नीचर्स को जमाने के हिसाब से चेंज किया गया था। और तो और इस सीरीज में दिखने वाले कई सारे पुराने फर्नीचर्स को अटलांटा जॉर्जिया के कई सारे सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा गया था। वहीं पर अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम को भी एक्टर्स के हिसाब से कस्टम फिट और डिजाइन किया गया था और 1950 और 60 के फैब्रिक का इस्तेमाल करके इन गारमेंट्स को बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट कैरन बार्टेक ने तकरीबन 22 विग्स इस शो के लिए बनाए थे। और फाइनली सीरीज के क्लाइमेक्स में दिखा स्कारलेट विच का कॉस्ट्यूम यहाँ पर इलिस्ट्रेटर एंडी पार्क ने क्रिएट किया था। बात करें अगर विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर बहुत सारी विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने एक साथ आकर इस शो के लिए तकरीबन 3010 विजुअल इफेक्ट शॉट्स क्रिएट किए थे, जो एवेंजर्स एंड गेम से भी 514 शॉट्स ज्यादा थे। और इन विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल बाद के मॉडर्न टाइम के एपिसोड्स में ज्यादा किया गया था। और जहाँ पर भी वांडा अपना हैक्स इस्तेमाल करती है, वहाँ पर एक्चुअली वांडा के उन हैंड साइंस को एलिजाबेथ ओल्सन ने खुद से इम्प्रोवाइज किया था, जिसके ऊपर से हैक्स मैजिक का CGI किया जाता था। साथ ही साथ इनिशियल ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड्स के अंदर पॉल बेटनी के विजन को भी एक्यूरेटली बनाने के लिए VFX का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर विजन के सर और कान के एडिशनल फीचर्स को VFX से ऐड किया गया था। और अगर इन सारी की सारी चीजों का हिसाब किताब लगाने बैठा जाए, तो तकरीबन पर एपिसोड के हिसाब से इस सीरीज में 20 से 25 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं और ये टोटल तकरीबन एक फुल फ्लैश मूवी के बजट के बराबर था। इस सीरीज की फिल्मिंग बाकी मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट की तरह ही पाइनवुड अटलांटा स्टूडियो अटलांटा जॉर्जिया में हुई थी, जहां पर इसे वर्किंग टाइटल बिग रेड दिया गया था। और यहां पर फिल्मिंग से पहले एक्टर्स को एक सिटकॉम बूट कैंप के थ्रू होकर जाना पड़ा था, जहां पर उन्हें बेसिकली उस जमाने के हिसाब से एक्सेंट और मैनरिज्म्स को भी समझाया गया था। साथ ही साथ इस सीरीज की प्रोडक्शन मार्च 14, 2020 में रोक दी गई थी, जिसे फाइनली सितंबर 2020 में फिर से चालू किया गया था। अब बात करें इस सीरीज के व्यूअरशिप की, तो इस सीरीज के जनवरी 2021 में रिलीज होने के बाद इस सीरीज के प्रीमियर ने मैंडलोरियन तक को कड़ी टक्कर दी और ये उस समय डिज्नी प्लस का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रीमियर साबित हुआ था, जहां पर इसके 9 एपिसोड के 8 वीक रन में इसे 4.8 बिलियन मिनट वॉच मिले, जिसमें 600 मिलियन वॉच पर एपिसोड के एवरेज के हिसाब से था, जहां पर एपिसोड 1, 2 और 5 का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था।
वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज को अब तक 115 नॉमिनेशंस में से 32 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें इसने 3 प्राइम टाइम क्रिएटिव एमी अवार्ड जीते और एक अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट अवार्ड जीता। साथ ही साथ इसे 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और एक ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द वांडाविजन सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस सीरीज के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।